फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडोनेशिया ने 42 रफाल के ऑर्डर दिए हैं और ये सुनकर इंडियंस को लगा होगा कि यार हमारी एयरफोर्स जो है वो इतनी बड़ी एयरफोर्स है, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी है। लेकिन जब एयरक्राफ्ट लेने की बारी आई तो खाली 36 एयरक्राफ्ट लिए गए और यहाँ पर वो रुके नहीं हैं। अभी और सुनिए, यूएस के साथ वो डील करने वाले हैं करीबन 36 F-15 एयरक्राफ्ट की, जो कि उनको पड़ेगी अराउंड $14 बिलियन की। और ये जो F-15 होंगे ये छोटे मोटा खेला नहीं होगा, इसके साथ ये होंगे F-15ID, जो कि बहुत ही एडवांस F-15 होने वाले हैं। तो इस $14 बिलियन में इनको क्या मिलेगा? 36 एयरक्राफ्ट मिलेंगे, 87 इंजन होंगे जिसमें से 72 इंस्टॉल्ड होंगे, 15 स्पेयर होंगे, फिर 45 AN/APG-82 एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार, यानी कि यहाँ पर AES रेडार लगा है। AES रेडार के साथ क्या क्या है? यहाँ पर 45 AN/ALQ-250 EPOS यानी कि ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवबिलिटी सिस्टम भी दे रखा है, जो कि इसे सिचुएशनल अवेयरनेस देगा F-35 के लेवल की। आगे सुनिए, इसमें 48 एडवांस डिस्प्ले कोर प्रोसेसर जो कि ADCP-2 है, साथ में 80 जॉइंट हेलमेट माउंटिंग क्यूइंग सिस्टम मिलेंगे, जो कि उनका हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है मिसाइल वगैरह को गाइड करने के लिए। उसके बाद में GPS वगैरह भी लगे होंगे, साथ में AAQ-13 लैंटर्न पॉड भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो F-15 है ये एक्चुअली F-15EX के लेवल का है। तो ये दोनों एयरक्राफ्ट हमें MRFA कंपटीशन के अंतर्गत ऑफर किए गए हैं, जिसपे हम पहले ही 3-4 वीडियोस बना चुके हैं। और जिस तरह की यहाँ पर प्रोग्रेस चल रही है, ऐसा लगता है कि 4-5 हम और बना देंगे आगे, और उसके बाद भी शायद हमें कुछ सुनने ना मिले, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो हमारे यहाँ जो बातें हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन जो असली खिलाड़ी था वो बिना बोले खेला खेल गया है। तो जो रफाल इनके होंगे वो F-4 लेवल के होंगे, और जो F-15 है वो F-15EX के लेवल के हैं। तो इंडोनेशियन एयरफोर्स को अपनी रिक्वायरमेंट पता है और उसको वो टाइमली पूरा भी करते हैं। ये अपने MiG-21 से रिटायर कर चुके हैं। इनके पास करंटली F-16 के ABCD वर्जन्स हैं, 33 के नंबर में, Su-27 है 5 के नंबर में, Su-30 है 11 के नंबर में, और कोरियन T-50 है 14 के नंबर में। 6 और ऑर्डर हैं तो टोटल नंबर 20 हो जाएंगे। और ये 42 + 36 और एडवांस एयरक्राफ्ट ले रहे हैं। साथ में ये पार्टनर है कोरियन KF-21 बोरामे एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में, जो कि बहुत एडवांस 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है। तो जो इंडोनेशिया का खेला है वो छोटा मोटा नहीं है। तो रफाल F-4 और F-15ID के ऑर्डर के साथ कैपेबिलिटी में खैर पायलट्स को बाद में काउंट करेंगे, पाकिस्तान एयरफोर्स को ये पीछे कर दे रहे हैं। बाकी और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्पॉन्सर का एक मैसेज जो है वो जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर आया है। अगर आप 3 महीने का NDA का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 1 महीना SSB प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। साथ ही साथ एक और कमाल का ऑफर है, अगर आप 6 महीने का NDA प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसमें आपको 2 महीना एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। लेकिन ये दोनों ऑफर 11 फरवरी यानी आज तक ही वैलिड है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा समय है। बाकी NDA का बैच कोर्स भी चालू हो रहा है विजयपथ के नाम से। ये आज 11 फरवरी से ही चालू हो रहा है और 30 मार्च तक चलेगा। साथ में पैंथर NDA-1 क्रैश कोर्स भी 9 फरवरी से स्टार्ट है, जो कि 30 मार्च तक चलने वाला है। और अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की तैयारी कर रही हैं, तब भी 9 फरवरी से 5 अप्रैल तक 60 डे का क्रैश कोर्स उसके लिए भी अनअकैडमी में चल रहा है। तो आप गिवन लिंक पर विजिट करके सारे ऑफर्स को चेक कर सकते हैं। साथ में हमारा जो रेफरल कोड है यानी कि मैट्रिक्स10, उसको यूज करते हुए 10% डिस्काउंट आप इन ऑफर्स में ले सकते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर सब्सक्रिप्शंस की अमाउंट देख सकते हैं, साथ ही साथ आइकॉनिक के साथ जो जो फायदे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और ये आपको मंथ वाइज कितना पड़ेगा ये भी आपकी स्क्रीन पर अभी सामने आ गया है। याद रखिएगा, इन सारे ऑफर्स में अगर आप हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। आपकी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इंडोनेशिया ने बड़ा खेला जो है वो खेला है रफाल और F-15ID को लेकर, और हम खाली 36 रफाल को लेकर हर जगह उसे गेम चेंजर बताते हुए चले आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम 36 एयरक्राफ्ट के आगे और नंबर क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि हमें पता है हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा एयरक्राफ्ट की है। तो इसमें जो जवाब है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हो सकता है, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है उसका मेन फोकस है कि इंडिजिनस इक्विपमेंट को ही प्रिक्योर किया जाए प्रायोरिटी बेसिस पे। तो जो फॉरेन से इंपोर्ट करने हैं वेपन्स, उसमें ये गवर्नमेंट थोड़ी सी रिलेक्टेंट है परचेज करने के लिए। इसके पीछे कारण ये है कि इंडिया का जो मेन गोल है वो सेल्फ रिलायंस का है, लेकिन
यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें सेल्फ रिलायंट तो बनना है, पर अपनी नेशनल सिक्योरिटी के कॉस्ट पर नहीं। तो इंडिजिनस इक्विपमेंट को सपोर्ट भी करना है, साथ में अपने रिक्वायरमेंट को मेंटेन भी करना है। इसलिए जो MRFA कंपटीशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कुछ लेसन्स भी हैं। तो हमारा जो प्रोक्योरमेंट का तरीका रहा है पास्ट में, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक रहा है। हम हमेशा जो लोएस्ट बिडर है उसको प्रायोरिटी देते आए हैं, बेस्ड ऑन कि ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। भले ही दूसरा इक्विपमेंट थोड़ा महंगा होने के बावजूद हमारे रिक्वायरमेंट को एक्सीड कर रहा हो। दूसरा इशू हमारे ऑफसेट क्लॉज की वजह से हुआ है। पास्ट में हमने देखा है ना ही बोइंग ना ही डेसो ने अपने ऑफसेट क्लॉज को पूरा किया है। तो इतना समय लगाया जाता है किसी भी डील को करने में ताकि हमको बेस्ट ऑफर मिल सके, पर उसका नतीजा ये होता है कि इतना समय लगने की वजह से बीच में कई सारे स्कैम निकलकर सामने आ जाते हैं। साथ ही साथ बाद में डील होने के बाद जो क्लॉज लगाए जाते हैं वो पूरे नहीं होते। तो इससे हमने लेसन भी लिया है। और कुछ न्यूज़ बीच में आ रही थी कि जो ऑफसेट क्लॉज है वो फ्यूचर प्रोक्योरमेंट में नहीं लगाया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे प्रोक्योरमेंट में टाइम क्यों लग रहा है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि डिफरेंट एयरक्राफ्ट के लिए अपने खुद के वेपन सिस्टम्स बना रही है, चाहे बॉम्ब्स की बात कर ले, चाहे मिसाइल्स की बात कर ले, चाहे डिफरेंट गाइडेड म्यूनिशंस की बात कर ले। तो अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि भले ही हमें एयरक्राफ्ट जो है वो फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़े, लेकिन उनमें जो वेपन्स लगे वो कम से कम हम अपने खुद के यूज कर सकें। और ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है किसी भी सेलर के लिए, क्योंकि किसी भी देश की कंपनी हो अगर वो अपने प्लेटफॉर्म के साथ अपने ही वेपन्स को बेचे तो वहां पर उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। और ये लाइफ टाइम एयरक्राफ्ट जब तक ऑपरेट करेगा तब तक उनके वेपन्स यूज होंगे, तो परचेजेस जो हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन जब आप यहाँ पर बोलते हैं कि हमें अपने हिसाब से वेपन्स लगाने हैं, तो इसमें जो एसोसिएटेड कंपनीज होती हैं उनका नुकसान हो जाता है। जैसे कि अगर रफाल बेचा जा रहा है उसके साथ MBD अपने वेपन्स को बेचती है, तो उनका नुकसान हो जाएगा कि अगर ये फ्यूचर में अपने वेपन्स लगाएंगे तो हमारे वेपन्स नहीं बिकेंगे। और हमारी दूसरी तरफ सोच ये है कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है और बेस्ट वेपन्स चाहिए, तो हमें मिनिमम से मिनिमम इंपोर्ट करना पड़े। तो जब 36 रफाल की डील हुई उसमें हमने अपने हिसाब से इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट कराए, जिसके अंतर्गत इस एयरक्राफ्ट में थर्ड पार्टी सिस्टम भी लगे हैं, साथ में हमारे खुद के वेपन्स भी यहाँ पर इंटीग्रेट होंगे, जो कि एक प्रॉब्लम थी मिराज 2000 के साथ। क्योंकि मिराज में जो हमने अपग्रेड किया था वो इजराइल के साथ किया था, जहाँ पर फ्रांस का हमें सपोर्ट नहीं मिला था। तो डेसो की थोड़ी सी ऐसी हिस्ट्री रही है कि वो आफ्टर सेल्स सर्विस तो अच्छी देते हैं, पर एक बार सामान बेचने के बाद अगर आप चाहें कि कोई थर्ड पार्टी सिस्टम या फिर खुद का सिस्टम एयरक्राफ्ट में लगा लें, तो यहाँ पर उनसे थोड़ा सपोर्ट मिल पाना मुश्किल होता है। तो एक पॉसिबिलिटी जो हमें लगती है, हो सकता है ना भी हो, जब तक जो 36 रफाल इंडियन एयरफोर्स ने लिए हैं उसमें जब तक इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट ना हो जाए, हमारे हिसाब से वेपन्स ना इंटीग्रेट हो, तब तक शायद फॉलो ऑन ऑर्डर ना दिए जाए, जो कि एक्चुअली एक स्मार्ट मूव है। अगर हम देखें डेसो ने अपने ऑफसेट क्लॉज के प्रोमिसेस के साथ क्या किया था उसके बाद। तो इंडोनेशिया ने डेफिनेटली 42 रफाल के ऑर्डर दिए हैं और 36 F-15 ID के ऑर्डर देने जा रहे हैं, पर उनकी सिचुएशन और हमारी सिचुएशन में बहुत फर्क है। जहां पर हम कंप्लीट इंडिजनाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं पर इंडिजनाइजेशन को लेकर इंडोनेशिया ने अपने बेबी स्टेप लेना चालू किए हैं KF-21 बुरामे के साथ। तो हमारे इंपोर्ट्स और इंडोनेशिया के इंपोर्ट्स में डिफरेंस आपको नेचुरली मिलेगा। बाकी बात करें कि डेसो के पास अब काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर हो गए हैं, अगर हम ऑर्डर करेंगे तो हमको डिलीवर कब होंगे, तो यहाँ पर एक्चुअली हमें फ़ायदा ही है, क्योंकि डेसो के पास इतने बड़े नंबर में ऑर्डर्स हैं और जो प्रोडक्शन लाइन है वो लिमिटेड ही एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो उनके लिए एक और प्रोडक्शन लाइन बेनिफिशियल होगी और हमारे लिए आसान होगा कि अगर हम 100+ एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देते हैं, नेगोशिएट करना एक और प्रोडक्शन लाइन के लिए इंडिया में, तो वो कोई इशू नहीं है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।